आपका अपने YouTube चैनल दिशा दर्शन अकेडमी में मैं कपिल शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के। देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोग सोच रहे हो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा होने वाला है। नंबर सिस्टम एक्चुअली ब्रॉड है ही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, बट आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। अगर आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं, प्राइम फैक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये अपने आप में एक टाइप है। आप खुद ही देख लीजिए, हर बार कोई ना कोई नया टाइप आपको मिल रहा है। तो इसमें टाइप बहुत सारे हैं। अभी फैक्टोरियल्स आ जाएंगे, क्रम गुणित कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप हैं अपने आप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अगर ये आपसे पूछ दे तो आप सबसे पहले तो 60 लिख लीजिए। और 60 से जैसे आप क्लास 4th 5th में करते थे वैसे आप कर दीजिए। 2 का भाग दीजिए 30 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 15 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दे दीजिए 5 आ जाएगा, सॉरी 3 से कर दीजिए यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 60 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4। ये बात आपको समझ आई, क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे कह दे 100 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। 100 को 2 से भाग देंगे 50 आएगा, 2 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे ये आएगा, फिर 5 से भाग देंगे आएगा। 1 2 3 4, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 4। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको, इसमें देखो 4 कैसे हैं और इसमें 4 कैसे हैं, समझना आप बहुत ध्यान से। आप बताइए क्या इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ? क्या ये तीनों नंबर अभाज्य हैं? बिल्कुल है अभाज्य। तो आप बताएं, 2 2 बार है, 3 1 बार और 5 1 बार, मतलब हम कह सकते हैं कुल कितने फैक्टर हैं यहाँ पे? 4। लेकिन कैसे? प्राइम। ध्यान रखिए, फैक्टर और प्राइम दोनों में बहुत अंतर है। इसमें कितने, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये भी 2 प्राइम और ये 5 भी प्राइम, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? 4। देखो आप समझ सकते हैं भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कहा जाए 360 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो हम लोग पुराना वाला तरीका लगाएंगे, कल वाला। इसको हम लोग लिखेंगे 36 और 10। 36 में 4 और 9 है, इसका मतलब हम समझ गए 2 3 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है, सही है। आप मुझे बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? इसका मतलब 2 3 बार, तो ये 3 आ गए, ये कितने हैं? 2 आ गए, और ये कितने आ गए? 1 आ गए, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके पास? 6 अभाज्य गुणनखंड हो गए। आई होप ये समझ में आया। देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। इसमें हमसे आपसे पूछ रहा कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 360 को देखो, आपने 360 लिखा है यहाँ पर, और आप इसको कट कर दो 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 180, फिर 2 से 90 बार जाएगा, फिर 2 से 45 बार जाएगा, फिर 3 से 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा। तो आप देखो ये सारे प्राइम है ना, 2 3 3 5। अगर कहीं आप 4 से भाग दे रहे हैं तो वो प्राइम नहीं होगा। 4 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसको ये लिख सकते हैं ना, ये कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, यानी 360 में कितने फैक्टर हैं जो कि प्राइम है? कितने हैं? 6। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा हो, आपसे कहे 20 की पावर 2 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे अभाज्य पूछ रहा है ना, गुणनखंड नहीं पूछे। गुणनखंड का मैंने बताया ना आपको, गुणनखंड कैसे सॉल्व करते हैं, बट आपसे इसमें अभाज्य पूछ रहा है। तो चलो देख लेते हैं अभाज्य का क्या लॉजिक है। आप मुझे बताइए जरा अभाज्य में कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूं इसमें कि 20 के, क्या 20 अपने आप में प्राइम नहीं है? 20 के फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कितने हो सकते हैं? 5 और 4 हो सकते हैं। 4 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इसका मतलब है इसके फैक्टर 4 के 2 की पावर 2 हो सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसकी सबकी पावर कितनी है? 2। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 5 यहां पर 2 बार है, 2 यहां पर 2 बार है, फिर अगला वाला भी 2 2 बार है। मतलब कि 2 2 4 2 6, निकुल कितने फैक्टर होंगे? 6। समझ आया नहीं है? आई होप समझ आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए मैं ले लूं 2 की पावर 7, 5 की पावर 13 और 7 की पावर 26 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कुल कितने
अभाज्य गुणनखंड है। तो आप जरा बताइए, क्या 2 के और फैक्टर पॉसिबल हैं? क्या 2 के और फैक्टर पॉसिबल हैं? नहीं है फैक्टर। इसका मतलब है सीधे गुणनखंड 7 हो गए, यहां पर कितने हो गए 13 हो गए, और यहां पर कितने हो गए 26 हो गए। तो 13 और 26 39 और 1 40, 40 6 46, यानी कुल कितने फैक्टर हो गए 46। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं इसी में। जैसे क्वेश्चन ले लो 20 की पावर 15, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 20 की पावर 15, 30 की पावर 18 और 13 की पावर 12 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं अभाज्य पर। इसकी खास वजह यह है कि आपको गुणनखंड अकेले नहीं निकालने हैं। अगर गुणनखंड अकेले निकालने होंगे तो फैक्टर हमें पता है कैसे करते हैं। अगर पावर n है तो n+1 हो जाती है, मैंने बताया ना आपको। तो वही चीज़ है, हमें अभाज्य निकालने। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब देखो लगाएंगे कैसे, हर बार तरीका बदलेगा आपका। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 चौको 20, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? 3, मतलब 15 3 45, ये कितना हो गया 45। यानी इस हिसाब से कितने फैक्टर आएंगे 45। आप ऐसे सोच लो ना, 5 की पावर 15, फिर 2 की पावर 15 और फिर 2 की पावर 15, तो 15 15 15 3 बार, यानी कितना हो गया 45 हो गया। आप बताओ 30 को क्या मैं 5 और 6 लिख सकता हूँ? लेकिन 6 को मैं 2 और 3 लिख सकता हूँ। मतलब 30 में कुल कितने प्राइम है? 3 प्राइम है। तो हम ये भी कह सकते हैं 18 के हिसाब से 54 प्राइम आ जाएंगे। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये 13 में तो वो फैक्टर ही होंगे, तो पूरे 12 प्राइम आ जाएंगे जब तक इनको जोड़ देते हैं। 45 54, 5 4 9 और 5 4 9 99, 99 और 1 100, 100 और 11 111, यानी कुल कितने फैक्टर होगा 111। आई होप समझ आया होगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और टाइप यहां पे देख लेते हैं। यदि ये नोट होता है, यदि अभाज्य संख्या के वर्ग में, यदि अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से डिवाइड करें, 24 से भाग दें, अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग दें, तो शेषफल हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। कैसे? आप 3 मत लेना, आप 3 तो 24 में भाग ही नहीं जाएगा, इसलिए नहीं आप सोचो 3 में क्यों नहीं आ रहा है। अब 5 ले लीजिए जरा। 5 का वर्ग कितना होता है 24, 5 का वर्ग 25 होगा। 25 में आप 24 से भाग दो, कितना बचेगा 1 बचेगा। बहुत ध्यान से भाई ना। 7 का वर्ग होता है 49, 49 में आप 24 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 1 बचेगा। 11 का वर्ग होता है 121, इसमें 24 से डिवाइड करो, 24 पंच 120, 1 बचेगा। मतलब सब में 1 1 1 बच रहा है ना। तो इसके ऊपर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्या पूछा था मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। जैसे लिखा था 3 का, मान ली लिखा था यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर को 24 से भाग देने पर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन था। 24 से भाग देने पर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन था कि इसको 24 से भाग देने पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या शेष बचेगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको नहीं पता ये लॉजिक, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता कि ये भी लॉजिक होता है, तो आप क्या करेंगे, आप 5 का स्क्वायर करेंगे, आप 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप 11 का करेंगे, 13 का करेंगे, 17 करेंगे, 19, ऐसे करते चले जाएंगे ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ये सोचो कि 24 से डिवाइड करना है, और हमको ये लॉजिक पता है कि किसी भी संख्या के वर्ग में यदि 24 से भाग करें तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है 1 होता है, ये हमको पता है। आपको भी मैंने अभी बता दिया। तो आप बताइए जरा, ये सारी कैसी हैं, अभाज्य है ना। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कुल अगर टोटल की मैं बात करूँ तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। देखिए सवाल तुरंत लग गया। नहीं तो अगर आप इसको लगाने की कोशिश करते तो कैसे लगता, आप सबका वर्ग करते और हर किसी के वर्ग में फिर आप 24 से डिवाइड करते और तब जाके कहीं हमारा उत्तर आता। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हम लोग एक नई चीज़ पढ़ते हैं, कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम भले ही बहुत दिनों तक चले, काफ़ी वीडियोस इसमें आएंगे नंबर सिस्टम में, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपका कुछ भी नंबर सिस्टम में बचेगा नहीं, इवन कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे वो आप कोई भी किताब से आप उठा के देख लीजिए, आपका कुछ ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको इस वीडियोज़ में कवर ना कराया हो। ठीक है, तो बस आप स्टे ट्यून्ड रहें, आप जुड़े रहें और आपको सारे सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इस पर 2 नोट बनते हैं। वो नोट क्या क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नोट ये है कि x की पावर n प्लस x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n, ये x लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे, जैसे समझ लें, x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से विभक्त होगा,
x प्लस ए से विभक्त होगा, x प्लस ए से विभक्त होगा यदि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है। देखो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ना ये सारे वीडियोस बहुत कई बार आप इसको देख लो। वजह ये है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप ये मत सुनो कि मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है या कोई और कह रहा है इंपॉर्टेंट है। आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए आप x की पावर n प्लस ए की पावर n हमेशा x प्लस ए से डिवाइड हो गया, यदि n एक विषम संख्या है। अब मैं इस पर आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 13 की पावर 19 और प्लस 7 की पावर या 5 की पावर 19 किससे डिवाइड होगी, डिवाइड किससे विभक्त होगी? अगर ये क्वेश्चन आता है किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी? तो आप मुझे एक बात बताइए, 13 की पावर 19 और 5 की पावर 19 है। आप बताइए क्या यहाँ पे n और n कॉमन है? क्या दोनों ही 19 और 19 है? बिल्कुल है। क्या दोनों ही विषम है? बिल्कुल है। तो ये जुड़ जाएंगे, 13 5 कितना हो गया? 18 हो गया। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अगर साइन प्लस का है तो x प्लस ए से डिवाइड होंगे, यदि साइन माइनस का है तो हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होंगे। ये ध्यान रखिए। जैसे एक और एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, 13 की पावर 19 लिखा है और माइनस के 5 की पावर 19 लिखा है। तो आप बताइए ये कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सवाल अभी मैं कराने वाला हूँ। तो 13 से 5 जाए कितना बचेगा? 8 बचेगा। मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। ये क्लियर हो यहाँ तक? अब इसी में एक नोट और है, कैसे, कौन सा नोट कहेगा देखते हैं जरा। जैसे इसमें एक और नोट आपका बनेगा, यदि x की पावर n और माइनस a की पावर n एक सम, जहाँ ये है, जहाँ n एक सम संख्या है, जहाँ n एक सम संख्या है, जहाँ n एक सम संख्या है, तो ये x प्लस ए से भी डिवाइड हो सकता है, x माइनस ए से भी डिवाइड हो सकता है और ये दोनों से भी डिवाइड हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ? अब इसी पे एक क्वेश्चन ले लें। जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये पूछता है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे आप मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 1 लाख 1 लिखा है, मान लो ये लिखा हुआ है, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। 10,001 लिखा है। मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है 10,001 लिखा हुआ है, ठीक है, 10,001 लिखा हुआ है, का कॉमन फैक्टर बताइए, का कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसमें कॉमन फैक्टर बताना। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 और 4 0 और प्लस में 1 लिख सकता हूँ, इसको 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख 1, ठीक है। और तो 5 0 प्लस 1 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ और प्लस 1 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मुझे मैंने आपको बताया था कि यदि n एक विषम है तो इनको जोड़ दो, 10 और 1 11, यानी ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? 11। ये एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। 1 लाख 1 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो आप वैसे तो सोचते रहेंगे 1 लाख का कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप ना उसको ब्रेक कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अगर पूछा जाए 1027, मान लीजिए लिखा हुआ है 1027 का कॉमन फैक्टर है, 1027 किससे विभक्त होगा? मान लो ये क्वेश्चन किससे विभक्त होगा, तो आप मुझे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 1000 और प्लस 27 लिख सकता हूँ। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। 1000 को क्या आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैंने बताया था यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n एक विषम है, जहाँ n एक विषम है तो a प्लस b से डिवाइड होगा। मतलब कि ये किससे डिवाइड होगा? 13 से। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका एक कॉमन फैक्टर क्या है? 13 है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 37 की पावर 29, 37 की पावर 29 प्लस 21 की पावर 29 और बटे 29 में क्या शेष बचेगा? में क्या शेषफल आएगा? क्या शेषफल होगा? मान लो ये क्वेश्चन है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करते तो होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप ट्राई नहीं करते होंगे, ठीक है। आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं। आप सोचो ये नहीं लिखा है नीचे वाला, आप ऐसे सोच लो नीचे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सिर्फ आपके पास ये सवाल है। अगर आपके पास ये सवाल है तो आपको पता है कि ये 58 से जाएगा, आपको पता है ना, क्योंकि 37 और 21 58 होते हैं। अगर ये मैं इसको मैं हटा दूँ तो यही सवाल, इसको मैंने कैसे बताया आपको कि a की पावर n प्लस b की पावर n यदि n एक विषम हो, यदि n एक विषम हो तो a प्लस b से डिवाइड होगा। मतलब हमें ये समझ में आ गया ये 58 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम इसकी जगह 58 लिख सकते हैं और नीचे पहले से ही 29 लिखा हुआ था, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 29 दूनी 58 पूरा कट गया।
यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर यहाँ पर कितना होगा, 0। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। लगाएं से लगाते हैं, देख लो क्या करेंगे अपन। ये पावर देखो यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पर पावर 5 5 5 है, यहाँ पे पावर है, ये पावर है। ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आप हल्के में न लेना, ये मेंस का क्वेश्चन है। और आज बाद में, इस वीडियो के बाद में एक आपको अहम जानकारी देनी है, और आप सभी उस जानकारी को जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बताऊंगा क्या जानकारी है। आप मुझे बताइए, क्यों ना इसको मैं सेम कर लूँ। आप बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 5 5 5 की पावर में यहाँ 2 ले लूँ। ये थोड़ा छोटा कर दें, ज़्यादा ही फैल रही है। यहाँ पे बाहर क्या बचेगा, 1 1 1 1 बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा 1 1 1 1, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। एक काम करते हैं और छोटा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं अपन ना, 7 का डिवाइड कर देते हैं। 7 का डिवाइड करो जरा, 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 7 9 35, 7 6 7 49, 49 है यानी 6 बचा, 7 9 63, 2 बचा, 7 3 21, 4 बचा। मैं सीधा कह सकता हूँ 4 की पावर 2 2 2 2। ये तरीका है छोटा करने का सवाल, ठीक है। अब जरा मैं इसको 7 का भाग दे दूँ, तो 7 का भाग दो, 7 3 21, 1 बचा, और 7 7 5 बचा, और 7 7 49, 3 बचा। यानी मैं कह सकता हूँ 3 की पावर, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, 5 5 5 5। अगर गलत हो जाए तो बस भावनाएं समझें आप। अब आप जरा बताओ, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि आप बताइए कि इसको मैं पावर को सेम कर लूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे पावर को सेम करने की है, कि पावर को कैसे सेम किया जाए। पावर को कैसे किया जाए, सेम कैसे करें पावर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप बताओ जरा। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ रहा है ना व्यू। अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर 2 अंदर ले लूँ और ऊपर में ले लूँ 1 1 1 1, और यहां में 3 की पावर 5 अंदर ले लूं और ऊपर 1 1 1 1, समझ रहे हैं ना, 1 1 1 1। हाँ, अभी हो गई ना पावर सेम, कुछ नहीं, आसान है। और 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16, और ये 3 की पावर 5 कितनी होती है, 3 3 9 27 81, 81 थी 243, यानी 16 और प्लस के 243 और बटे 7 करना है, जोड़ते हैं तो 3 और 6 9 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 259 बटे 7 आया है। भाग दे के देख लेते हैं। 7 का भाग दो, 7 3 21, 7 7 49, पूरा पूरा चला गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। एक बार जरा चेक करना कि यहाँ तक व्यू आ रहा है, नीचे तक आ रहा है ना पूरा, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। आई होप ये समझ आया होगा आपको, समझ आया ना, क्लियर हुआ, ओके। आई होप ये आपको समझ आया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मोस्टली सारे लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, बट मैंने नंबर सिस्टम में स्टार्ट तो किया, बट मैंने यूनिट प्लेस नहीं उठाया, बिकॉज सारे लोग यूनिट प्लेस से पढ़ाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कल से हम लोग यूनिट प्लेस पढ़ेंगे। अभी यूनिट प्लेस स्टार्ट होगा, अभी इसमें कम से कम अकॉर्डिंग टू मी लगभग आप ये मान लीजिए कम से कम 10 वीडियो और आने वाले हैं नंबर सिस्टम के, सभी इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उस इन्फॉर्मेशन को जरा सुन लीजिए। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं या जो भी मतलब परिचित हैं मुझसे या जो जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, उनके लिए एक विशेष बात मैं बताने वाला हूँ कि शायद हम लोग 1 या 2 दिन बाद, आज दिन है शायद आपका जो भी दिन है, और हम लोग मंडे से, मैं मंडे को टाइम डिसाइड करता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। मंडे से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, लाइव आएंगे हम लोग मंडे से, और टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 8 बजे रहेगी। जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी टाइमिंग मैं थोड़ा सा बदल दूंगा, या तो पहले पोस्ट कर दूंगा या बाद में पोस्ट कर दूंगा। मंडे से हम लोग लाइव आएंगे और समथिंग 45 मिनट का या 60 मिनट का हम लोग, या 1 घंटे का, शुरुआत में तो कम आएंगे, 1 घंटे का हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। और ये लाइव क्लासेस शायद आपकी एडवांस मैथ को लेकर होगी, मतलब हम लोग एडवांस मैथ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप लोग अपना सजेशन बताएंगे, और कि कौन से टॉपिक से लाइव आइए, या क्या लाइव कराइए, मैथ्स लाइव कराइए या रीजनिंग कराइए, या जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप लाइव कराएं। तो विनम्र निवेदन है आप सबसे कि आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि मंडे से लाइव की टाइमिंग ये सही है 8 बजे। पहले तो ये आप मुझे लिख के बताएं, और दूसरी चीज आप मुझे बताएं कि लाइव में आपको क्या पढ़ना है। क्या एडवांस मैथ पढ़ना है आपको, क्या एडवांस मैथ आपको पढ़नी है? एडवांस मैथ में भी टॉपिक हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि अलजेब्रा पढ़नी है, मतलब पूरा फोकस हमारा रहेगा आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, ओके। तो आप मुझे सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, वो सारे लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि लाइव में उनको क्या पढ़ना है, और क्या लाइव का ये टाइमिंग सही है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइव लोगों को बताएं। हम लोग लाइव जुड़ेंगे आज से, ठीक है। मंडे से हम लोग लाइव जुड़ेंगे रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, या 8 से 8:45 जो भी रहेगा। शुरुआत में थोड़ा कम टाइमिंग रहेगा, बट फिर हम लोग इसको बढ़ा देंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सभी मुझे ये बताएंगे आज कि लाइव आना है, और 8 बजे की टाइमिंग आई थिंक परफेक्ट है।
और लाइव में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एडवांस मैथ पढ़नी है या आपको एलिमेंट्री पढ़नी है। एडवांस में भी हम लोग बहुत अच्छी एडवांस पढ़ेंगे कि कैसे वो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लगाया जा सके। ठीक है, तो बताइएगा आप सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब लोग जरूर मुझे इसका आंसर करिएगा कि लाइव आने के लिए हम लोग कौन सी चीजें करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्द से जल्द लाइव आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।